Now in this video we are going to discuss various type of graphs. है ना? So I have already told you that graph of P versus V should look like graph of P versus D. Now as we have already discussed that graph of P versus V should look like parabola. Sorry, rectangular hyperbola. है ना? PV equals to constant, that is xy equals to constant, means rectangular hyperbola. And in the previous video we have discussed that graph of P versus D should also be equal as P versus V. So hence P versus V should be like this and P versus D also should look like this. Now P versus 1 upon V is somehow like this straight line graph, and P versus 1 upon D is also straight line. Now let me tell you one more trick, that if one of the axis is common, like PV versus V or PV versus P, then graph always remains straight line with no slope. No slope. यानी कि अगर ग्राफ में दो एक्सिस में एक चीज कॉमन है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है ना? तो PV वर्सेस V या PT वर्सेस D, graph should look like straight line with no slope. Now again PV and P, one axis is common, है ना? यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, then again graph will be straight line, है ना? PD versus P, one thing is common P, hence again graph is straight line. Now log P versus log V, I think you can remember this thing, and again log P versus log D will be same like this. है ना? तो log P versus 1 upon V ऐसे, this part is intercept, this is slope, वगैरह वगैरह, and log P versus 1 upon D again look like this. Now in the next topic we will be discussing one NCERT numerical, है ना? NCERT का एक numerical है, मैंने उसे ले लिया है, आप चाहो तो NCERT में वापस जाके देख सकते हो. तो हम इसको जरा सा एक्सप्लेन करेंगे. Now a balloon is filled with hydrogen. इसके अंदर हाइड्रोजन at room temperature, यानी कि temperature is fixed. Room temperature. Now the point is it will burst if pressure exceeds 0.2 bar. Means whatever be the pressure is, if this pressure becomes P plus 0.2 B, sorry 0.2 bar, छोड़ो, it will burst at P plus 0.2 bar. If at one and its volume is equals to 2.27 लीटर, है ना? वो कह रहा है कि मान लेते हैं कि 1 बार प्रेशर पे the gas occupies 2.27 लीटर वॉल्यूम, और वो कह रहा है कि अगर 1 बार से 1.2 बार हो गया तो वो बैलून फट जाएगा. Then this question wants us to calculate what will be its final volume when it is about to explode. Now applying Boyle's law, P1 equals to P2 equals to constant. इनिशियल P1 कितना है 1 बार, P1 कितना है 2.27 लीटर, है ना? और P2 कितना है 1.2 बार,
और V2 नहीं मालूम। सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्वेश्चन है। 1 इंटू, अब यहाँ पर एक और खास बात है वो मुझे बतानी थी, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2.27 लीटर इक्वल्स टू T 1.2 बार इंटू V। अब यहाँ पे ये समझने की बात है बेटा कि ये है बार में और ये है लीटर में। तो आपको ये चीज समझनी है कि चाहे आप प्रेशर एटमॉस्फेरिक में ले लो, वॉल्यूम लीटर में ले लो, चाहे प्रेशर बार में ले लो, इसे मीटर क्यूब में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट, है ना। इस पे मैंने देखा है लास्ट तक बच्चे डाउटफुल रहते हैं। जब एक बार हुआ था, मैंने गैसेस स्टेट पढ़ा ली थी 3-4 साल पहले, मैंने गैसेस स्टेट पढ़ा ली थी, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता था कि लीटर है यहाँ पे और उसने जो है डाटा यहाँ पर मान लेते हैं ये पास्कल में दे दिया था, 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। तो उसने क्या करा, सबसे पहली चीज याद रखनी है कि अगर ये 1 बार में है तो इधर भी ये वैल्यू किसमें आनी चाहिए, बार में, है ना। वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 1.2, पहले तो मैं जनरल केस निकाल देता हूँ, पहले मैं जनरल निकाल देता हूँ। तो 1 इंटू 2.27 लीटर इंटू 1.2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V इन लीटर आएगा 1 इंटू 2.27 अपॉन 1.2, ये आपका आंसर है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर ये 1 बार में हो तो ये 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल में हो तो क्या करेंगे, तो उस केस में हमें इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आपको वापस वैल्यू जाके देखनी पड़ेगी कि 1 बार इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल, है ना। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, 1 इंटू 2.7 लीटर 1.2 इंटू 10⁵, इतना, ये तो पास्कल है, इसे कन्वर्ट कर लो बार में इंटू V लीटर, तो वैल्यू अगेन सेम आ जाएगी, ये अगेन बार में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर यही आएगा। तो आप इसे चाहो तो कैलकुलेट कर लो। मैंने ये चीज देखी है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना है, जो वैल्यू P की इधर है वही वैल्यू P की इधर होनी चाहिए। जिस भी यूनिट में दे रहे हो, जिस यूनिट में इधर वॉल्यूम ले रहे हो उसी यूनिट में वॉल्यूम इधर ले रहे हो। जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए बनते हैं कि जैसे ये 2.27 लीटर ले लिया और यहाँ पे वॉल्यूम वो मीटर क्यूब में दे रहा है ना, व्हाट विल बी दी फाइनल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब कंटेन्स हाउ मेनी लीटर। तो या तो आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम की यूनिट दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर स्लाइड टू अंडरस्टैंड states of matter in a more depth. So next topic we are going to discuss is Charles law. ये भी काफी पुराना लॉ है। As usually we will start from the definition. First of all, let me tell you, Charles law is none other than your practical experience. For example, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी चीज का तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना। इसे आप देखो, इसका एग्जाम्पल करते हैं, कोई जनरल एग्जाम्पल दो, चलो आपने, मेरे को एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, आप वैसे भी सोच सकते हो। व्हेनेवर यू इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम राइजेस, है ना। तो जैसे पानी को अगर आप हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, उबल उबल के थोड़ा बाहर आता है ना। जैसे आपने अगर पानी के कंटेनर में ढक्कन लगा दिया और नीचे से हीट कर रहे हो तो इसी का यूज आप उनको याद होगा, थॉमस, वो कौन सा हीट इंजन जो बनाया था जिन्होंने, जो हीट इंजन था वो ऐसे ही था कि he was sitting beside his mother and her mother was cooking something and she was boiling water and in case of boiling she just put a lid over that whatever she had been using, either it was beaker. So in the meanwhile he experienced that whenever the temperature rises the lid automatically falls down,
he tried to make that lid stable, so he kept some mass over it. By putting lot of mass, he finally understood that whatever be the mass we are going to keep over that lid, the volume of the water will rise and that mass will be thrown out, है ना। तो वो क्या करता था, बीकर को हीट करता था पानी पे, ऊपर लिड, उसके ऊपर मास रखता था, तो मास को भी वो फेंक देता था। दैट इज हाउ हीट इंजन वाज डिस्कवर्ड। सो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर वो बढ़ाता है, अब टेम्परेचर जितना बढ़ाएगा उतना वाटर का इवापोरेशन होगा और वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने के लिए जगह नहीं है, और जगह बनाने के लिए क्या करता है, वो लिड को फेंक देता है। सो दैट इज द very principal phenomena where Charles used and defined its theory. Now let us take the definition. Taking constant mass of a gas at constant pressure, volume of a gas increases on increasing temperature and decreases on cooling, है ना। तो वाटर को हीट करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, या किसी भी गैस को हीट करोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर उसे कूल करोगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, है ना। तो और वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो Charles concluded that the volume is directly proportional to its absolute temperature. यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। उसके बाद उसने एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन दिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T when pressure and amount or the mole of the gas remains constant, है ना। तो वॉल्यूम जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, V equals to K2 into T। अब इसको क्या करा, V के नीचे T ले आया, K2 को ही छोड़ दिया। अब इसको हमने फर्दर एप्लीकेशन में यूज करेंगे, कैसे, V1 upon T1 equals to V2 upon T2 equals to constant। This was Charles law। अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल पर्पस से अगर हम देखें तो देख सकते हैं। सो इन प्रैक्टिकली मतलब ओरिजिनली चार्ल्स ने क्या किया था, ओरिजिनली चार्ल्स लॉ वाज एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर सेम मास ले लिया जाए गैस का तो उसका जो वॉल्यूम है टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर घटाने पर डिक्रीज होता है, लेकिन कितना इंक्रीज होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना। सो व्हाट ही फाउंड दैट इफ टेम्परेचर इज राइज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ही फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 1/273.15, है ना। इतना वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का वॉल्यूम V है तो 1 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वॉल्यूम होगा अब वो V प्लस V/273.15 हो जाएगा। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल डिस्कवरी थी उस टाइम पे कि अगर आप सोचोगे कि उन्होंने इतना मतलब डेसिमल में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम 1/273.15 इंक्रीज हुआ, ये उन्हें कैसे पता चला। तो ये भी एक क्वाइट मैथमेटिकल अप्रोच है इस पे। तो इन्होंने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी वॉल्यूम है 1 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज होता है इतना टाइम्स, और अगर 1 डिग्री सेल्सियस लोअर कर दें टेम्परेचर तो इतना ही टाइम्स डिक्रीज होता है। तो मतलब उन्होंने देखा कि इवन फॉर्म में काम चल रहा है, इवन फॉर्म में यानी 1/273.15 इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस राइज पे, और 1 डिग्री सेल्सियस फॉल पे 1/273.15 की परसेंट जो है वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो ये उस समय का बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था फॉर एवरी डिग्री ऑफ राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो उसे हम इक्वेशन में कैसे दिखाते हैं, जैसे देखो, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0, तो अब मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया टेम्परेचर, तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज हुआ है 1/273.15 ऑफ V0, यानी कितना इंक्रीज हुआ। अब वो कहते हैं कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो क्या होगा, V वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू V0, यानी इनिशियल एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1/273
2/273.15 into V नॉट, है ना। तो सिंपल सी बात है, इतने से 2/273.15 ऑफ V नॉट इंक्रीज हुआ। तो इसको अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो V जो टोटल होगा, देखो V टोटल इक्वल्स टू V नॉट प्लस कितना टेम्परेचर राइज हुआ है T/273.15 into V नॉट। इसी का अगर मैं उल्टा देखूं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ले लिया, ठीक है। अगर मान लो कि ये है -1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री फॉल होता है तो जो इनिशियल वॉल्यूम है उसमें से इतना परसेंट वॉल्यूम जो है घट जाएगा। अगर ये बात कर रहे हैं -2 डिग्री सेल्सियस पे, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/273.15 into V नॉट घट जाएगा। तो ये एक बड़ा बेसिक फिनोमेना था जो चार्ल्स ने फाइंड आउट करा। तो इसको हमने ऐसे करा कि V टोटल अगर राइज हो रहा है तो V टोटल इक्वल्स टू V नॉट प्लस T/273.15 into V नॉट, और अगर ये फॉल हो रहा है तो V नॉट माइनस T/273.15 into V नॉट। यानी कि इतना ही इंक्रीज होता है और इतना ही डिक्रीज होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देखें तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इक्वेशन लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, है ना। कैसे, y ये है y एक्सिस पे v टोटल, ये हो गया mx, है ना। mx पार्ट कौन सा है, ये हमें t है x पोर्शन, है ना, ये वाला है m, ठीक है। तो ये हो गया mx और ये वाला हिस्सा हो गया c। तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है जिसमें ये हो गया हमारा y एक्सिस v टोटल और ये हो गया टेम्परेचर हमारा x एक्सिस पे, और इसकी स्लोप क्या हो गई, स्लोप हो गई V नॉट अपॉन 273.15 और इंटरसेप्ट हो गया हमारा V नॉट यानी c, ठीक है। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि उस जमाने में वो क्या करते थे। अब देखो यहाँ पे अब आपको ये सुनना चाहिए कि ये 273.15 कहाँ से है। तो ये एक्चुअली कैसे है कि वो जो है ना वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा था, है ना। जैसे मान लो कि ऐसे लिखा देता हूँ, ये है 1 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा, है ना। तो अब उन्होंने क्या करा, अब क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो राइज हो रहा है वो भी इवन है और जो फॉल हो रहा है वो भी इवन है, यानी कि 1/273.15 भी है। तो अब ये चीज उन्हें उस समय नहीं पता थी कि 1/273.15 है। असल में ये उन्हें कब पता चली, जब उन्होंने इस ग्राफ को x एक्सिस पे फाइनली मीट कराया। तो ये मीट करने पे ये जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस था, ये 0 डिग्री सेल्सियस का आगे का फॉर्मेट है और ये 0 डिग्री सेल्सियस के पीछे का, यानी कि -273.15 एक ऐसा पॉइंट था जहां पे ये लाइन फाइनली जाके मीट कर रही थी। तो वहां पे केल्विन भाई साहब कूद गए। केल्विन ने कहा कि भाई अगर ये यहाँ पे जाके मीट कर रही है तो इसका मतलब नेचर में मिनिमम टेम्परेचर जो हो सकता है वो हो सकता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम इसको, क्योंकि नेचर में आप नेगेटिव वैल्यू तो नहीं ले सकते, तो केल्विन ने इसको कहा कि हम जो है आगे से जो मिनिमम स्केल है, यानी केल्विन स्केल पॉजिटिव स्केल होता है, वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो केल्विन के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो 273.15 है ये तो 0 मान लो और अप टू उसके आगे कितना भी चल जाओ। मतलब केल्विन स्केल की डिस्कवरी भी एक्चुअली चार्ल्स इक्वेशन के थ्रू ही हुई थी, जिसमें चार्ल्स की जो ये वॉल्यूम वाला लाइन है वो फाइनली -273.15 पे जाके मिल रहा था। तो केल्विन ने कहा कि हमारा अब से ये जो -273.15 है ये 0 केल्विन है और 0 केल्विन के आगे आप कितना भी बढ़ते चले जाओ। अब यहाँ पे 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पे वॉल्यूम जो है y एक्सिस पे क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब कि जो गैस है या जो मैटर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ये एक हाइपोथेटिकल थिंग है, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं। मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर आप कहोगे कि इस पॉइंट पे मान लो अगर इन फ्यूचर हम ऐसा कर रहे हैं कि 0 केल्विन ले आए या -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर लें, तो वो टेम्परेचर होगा जिसमें मैटर गायब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हाइपोथेटिकल है, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं एट टेम्परेचर
-273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, वॉल्यूम बिकम्स 0, है ना। नाउ सो 273.15 इज द मिनिमम कंसीवेबल टेम्परेचर, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम कंसीवेबल। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो केल्विन स्केल की डिस्कवरी कैसे हुई ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे -273 पर ही जाके मीट कर रहा था, जिसे बाद में केल्विन ने 0 केल्विन कंसीडर करना शुरू कर दिया, और 0 के आगे तो वो कितना भी जा सकता है ना। तो ये इतना ही था। Now, in the previous slide we have seen this term Vt equals to V naught plus T upon 273.15 V naught. Hence, by rearranging the same equation, we will get Vt equals to V naught. इसका हम LCM ले लेंगे तो 273.15 LCM आ जाएगा, और उस V naught और इसमें एक कॉमन आ जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन है। अब इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो Vt अपॉन दिस टर्म इक्वल्स टू V naught अपॉन दिस टर्म, ठीक है। अब देखो ये T प्लस 273.15 है इक्वल्स टू V naught अपॉन 273.15 है, अगर इसमें मैं 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब देखो ये वाला टर्म जो है ये बन जाएगा हमारा टेम्परेचर एट केल्विन, है ना। तो Vt अपॉन टेम्परेचर एट केल्विन इक्वल्स टू ये V naught है, और ये क्या है, ये T naught है ना। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो चार्ल्स लॉ है वो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 था, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, और ये जो T टेम्परेचर है जो केल्विन में है वो इक्वल होगा T प्लस n डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इस तरह से हम केल्विन स्केल भी यहीं से डिराइव कर लेते हैं। नाउ अगले पार्ट में हम देखेंगे प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ V वर्सेस T, वॉल्यूम वर्सेस T का ग्राफ, जिसे हम आइसोबार्स भी कहते हैं, बिकॉज प्रेशर इज सेम। नाउ PV इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पे क्या करूंगा, देखो T को नीचे ले आया, nR अपॉन P इंटू T। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये है y, ये है mx और प्लस c है 0, है ना। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट हमें नहीं मिलेगा। देखो V वर्सेस T, nR अपॉन P क्या बन गया, स्लोप, ठीक है। तो T का हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ज्यादातर पूछे गए हैं और आपको आपके असाइनमेंट वगैरह में भी दिख जाएंगे। तो V वर्सेस T के ग्राफ में वो पूछना चाहता है कि P1, P2 एंड P3 को कंपेयर करो। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने कैलकुलेट कर लिया या नहीं, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करूंगा। नाउ अब कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखो इसकी स्लोप क्या थी, स्लोप इक्वल्स टू nR अपॉन P। ध्यान से देखो कि जो स्लोप है जिसकी P वैल्यू ज्यादा होगी, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, है ना। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि यहाँ पे देखो P3 की स्लोप ज्यादा है, P2 की स्लोप कम है और P1 की स्लोप काफी कम है ना। ज्यादा स्लोप P3 की है, तो ये सिंपल सी बात है, स्लोप इज 1/P। अब प्रेशर ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगी, यानी कि स्लोप इसकी कम है तो ऑब्वियसली प्रेशर इसका ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, P1 इज ग्रेटर देन P2 देन P3। जबकि पिछले वाले हमारे बॉयल्स लॉ में ये उल्टा था, P3 अगर यहाँ पे P2 था तो P3 सबसे ज्यादा, तो P2 देन P1। जबकि इसी केस में उल्टा हो गया है कि P1 सबसे ज्यादा then P2 and then P3, because slope is inversely proportional to 1/P. So that is how this question is solved. Now again next question, V upon T versus V। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो PV equals to nRT, सॉरी V upon T है ना, तो V upon T equals to nR upon P। देखो V upon T is directly proportional to n, तो जिसकी V upon T वैल्यू ज्यादा होगी उसका n भी ज्यादा होगा। तो देखो ये वाली V upon T वैल्यू कम है, ये V upon T वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली n2 is greater than n1। Sometimes questions are asked directly by giving these kinds of graphs. Now
In the last part, absolute zero is the lowest hypothetical or imaginary temperature at which gases are supposed to occupy zero volume. And one more thing, and the most important thing is, at very low pressure and high temperature, all gases obey Charles law. तो इसके बारे में आपको रियल गैस में आपको समझ में आ जाएगा. ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है. आपको ज्यादातर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें एक पोस्टुलेट आपको ऐसा मिल जाएगा. So that is all about Charles law. In the next video we will discuss about Avogadro law. Bye.